नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में जिसमें हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने की एक सीरीज़ कर रहे हैं। इस सीरीज़ का यह दूसरा लेक्चर है। अगर आपने अब तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को जाके देखें और उसके बाद फिर इस अगले लेक्चर से स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम पॉलिटी के 2012 और 2013 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 की सबसे पहले क्वेश्चन में, जो कि संवैधानिक विकास से संबंधित है, इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और इसमें आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी जीवी पंत और ऑप्शन डी आचार्य कृपलानी। तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात जीवी मावलंकर, जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, जो जीवी मावलंकर थे उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। इस कार्यकाल के दौरान यह पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तथा दूसरे अध्यक्ष के रूप में एम अनंत शयनम अयंगर ने शपथ ग्रहण करी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन डी इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया था। इसमें हमें सबसे पहले गलत कथन के बारे में पता करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपने ऑप्शंस देखे, इसमें सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। इसमें प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था और यह प्रतिनिधि का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है अस्पृश्यता। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो मूल अधिकार से संबंधित है। इस क्वेश्चन के अनुसार अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा, जबकि ऑप्शन ए है इसमें अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए स्वस्थ एक पूर्व न्यास के अधीन फायदे की उपयोग करने के संबंध में है। ऑप्शन बी अभियुक्त का कार्य अलंकारों की उपयोग करने के संबंध में है। ऑप्शन सी अभियुक्त के अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है। ऑप्शन डी अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। ये जो क्वेश्चन है ये SC/ST एक्ट से संबंधित है, जो कि अब नहीं है, जो कि इनको जो सिलेबस चेंज हुआ है वो 2020-21 में, उसमें हटा दिया गया है। लेकिन ये जो प्रश्न है अस्पृश्यता से संबंधित, यह आपको लिए अभी भी महत्वपूर्ण है। अतः इसमें जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। अभियुक्त का कार्य अलंकारों की उपयोग करने के संबंध में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो निर्वाचन से संबंधित है। अतः क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन सी राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि दलीय व्यवस्था का संबंध चुनावों से है और जो चुनाव है वो एक राजनीतिक व्यवस्था या एक राजनीतिक परिपाटी का निर्माण करते हैं। अतः ये जो दलीय व्यवस्था का संबंध है वो राजनीतिक व्यवस्था से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2013 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कि 2013 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें ये किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें
2013 का जो क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन था पॉलिटी से संबंधित, वो भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। इसमें आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 32वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी 74वां। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत ही समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगले क्वेश्चन हैं वो नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। अतः क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यह है कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। ये वाद योग्य हैं या अवाद योग्य हैं, ये कठोर हैं या फिर ये लचीले हैं। इसका जो हमारा सही जवाब है वो है अवाद योग्य। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। इन्हें हमें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनका उद्देश्य लोक कल्याण, सामाजिक व्यवस्था में वृद्धि करना, सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता आदि से जुड़े मुद्दों को लाना है तथा एक क्रियान्वयन में राज्यों की जो नीतियां बनाई जाती हैं उनमें एक सहायता करना है, किंतु इनकी कोई बाध्यता नहीं है तथा इसे न्यायालय में वादयोग्य नहीं बनाया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है मौलिक अधिकार क्या हैं। तो ये इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन का वादयुग, ऑप्शन खा अवादयुग, ऑप्शन ग लचीले, ऑप्शन डी कठोर। इसका जो हमारा सही जवाब है वो वाद योग्य है। अर्थात संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये हमें प्रारंभ में भारतीय संविधान ने 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन किंतु बाद में 7वें मौलिक अधिकार अर्थात संपत्ति के अधिकार को हटाकर भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया, अर्थात उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। अतः इन अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। अतः इनके हनन होने की स्थिति में हम न्यायालय जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ICCPR के अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन का 35, ऑप्शन खा 24, ऑप्शन गा 21 और ऑप्शन घा 23। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अर्थात ऑप्शन खा अर्थात 24। ICCPR ने अनुच्छेद जो 24 है के द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया है, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में भारतीय संविधान में भी प्रावधान किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 23 में दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा वहीं आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी किया गया है। था चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इससे संबंधित जो तथ्य आपको बताए जाते हैं, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी तथा आप आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से डील कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो संघ एवं राज्य की कार्यपालिका या आपात उपबंध से संबंधित है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। इसमें आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन का 1961 एक्ट, ऑप्शन खा 1917 का एक्ट, ऑप्शन गा 1919 का एक्ट और ऑप्शन घा 1915 का एक्ट। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो 1919 का एक्ट है। 1919 के एक्ट में भारत शासन अधिनियम जो लाया गया था उसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी, जिसमें जो 2 सदन बनाए गए थे उसमें प्रथम सदन था राज्य परिषद और जो दूसरा सदन था वो केंद्रीय विधानसभा था। जो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या उसमें 145 रखी गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात
उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय आदि जो संबंध, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व जो जिला सत्र न्यायालय या अन्य न्यायालय व्यवस्था है वो उसको न्याय व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। इसकी आपकी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए का 27 जनवरी 1950, ऑप्शन खा 28 जनवरी 1950, ऑप्शन गा 29 जनवरी 1950, ऑप्शन घा 30 जनवरी 1950। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन खा, अर्थात 28 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। आज़ादी से पहले इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश सहित 30 अन्य न्यायाधीश हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ कल। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।